थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ये मोस्टली हमें बच्चों में देखने को मिलती है और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी के नाम से भी आता है। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि थैलेसीमिया होता कैसे है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हो गया है तो क्या इसका उपचार है या नहीं है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कारण क्या है, कि थैलेसीमिया किस कारण से होता है और अगर हो गया है तो इसका उपचार क्या होगा। तो इसके पहले हम देखेंगे कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया कौन सी कंडीशन है, हम थैलेसीमिया मतलब किस कंडीशन को बोलेंगे। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर के अंदर आता है। जैसे कि हम जानते हैं ब्लड डिसऑर्डर, अब ब्लड डिसऑर्डर में हम समझ लेते हैं। देखिए, ब्लड भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो हमारा ब्लड सेल और दूसरा हमारा प्लाज्मा। तो मतलब ये जो हमारा ब्लड है वो दो तरह से मिलके बना है। और जो हमारे ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। तो अब ये तो हमारी ब्लड सेल हो जाती हैं। तो इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड जो सेल है या फिर ब्लड है वो इतने सारी चीज़ों से मिलके बना है। तो इनमें से एक्चुअल प्रॉब्लम किस में आती है, जो कि थैलेसीमिया की कंडीशन हो जाती है। देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम अलग है कि डब्ल्यूबीसी हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। प्लेटलेट्स का काम अलग है, वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आरबीसी। आरबीसी का काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई, और हमने देखा कि लास्ट हम देख लेते प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम भी होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना या फिर अदर जो हमारे फ्लूइड होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो अब तो ये हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि थैलेसीमिया, जैसे कि हमने ब्लड में देख लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अब देखेंगे कि थैलेसीमिया की कंडीशन में होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरबीसीज हैं, जैसे कि हम देखते हैं इट अफेक्ट योर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल हीमोग्लोबिन। Hemoglobin is a protein in red blood cell. It allow your red blood cell to transport oxygen throughout your body, nourishing your body other cells. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे, देखिए, थैलेसीमिया तो वंशानुगत रक्त विकार है, मतलब वंशानुगत है। ये हमें बोल सकते हैं कि वंश से ही मिला है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी के रूप में हमें मिल चुका है। तो ये आपके शरीर की जो सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। जैसे कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है उसकी जो भी बोल सकते हैं कि जो उत्पन्न होता है उसकी क्षमता को कम कर देता है या फिर रोक देता है। तो हीमोग्लोबिन जो उत्पन्न होता है या फिर जो आरबीसी जो बनती हैं उसको बंद कर देता है या फिर कम कर देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है। जैसे कि हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। तो अब प्रॉब्लम आरबीसी में ही हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपकी लाल रक्त कोशिकाओं को आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने और आपके शरीर की अन्य कोशिकाओं को पोषण देने की अनुमति देता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है आरबीसी, जैसे कि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन को हम साइड में रखते हैं, आरबीसी को देखते हैं कि आरबीसी का काम होता है ब्लड को कैरी करना, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इसके अलावा आरबीसी का काम होता है बोन मैरो को बनाना। तो इसमें हीमोग्लोबिन भी इंक्लूड हो जाता है। तो बोन मैरो को बनाने का काम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 डेज की होती है, 120 दिन की होती है। तो अब यहाँ देखते हैं कि आरबीसी की जो भी लाइफ स्पान है, जो भी उसका जीवन काल है 120 दिन का होता है। अब यहाँ पर थैलेसीमिया की कंडीशन में, जैसे कि अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बंद हो जा रहा है या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर बन तो रहा है लेकिन जो उनका जीवन काल है, मान लो 120 डेज है, 120 डेज नॉर्मल उसका जीवन काल है, अगर 30 डेज या फिर 40 दिन में या फिर 30 दिन में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 120 दिन से अगर जीवन काल हो जाता है, मतलब 120 से कम जीवन काल हो जाता है आरबीसी का, तो इस कंडीशन को हम थैलेसीमिया कहते हैं। आप ये देख लीजिए कि थैलेसीमिया एक कैसी कंडीशन है कि आरबीसी का प्रोडक्शन है या फिर आरबीसी की जो लाइफ स्पान है या फिर जो जीवन काल है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो ये थैलेसीमिया का रूप ले लेती है। इसे ही हम थैलेसीमिया बोलते हैं। तभी कंडीशन बनती है कि
हम बोलते हैं कि थैलेसीमिया की कंडीशन में ब्लड नहीं बनता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी, जैसे कि हमने देखा, आरबीसी डिस्टर्ब हो जाती है, बोन मैरो प्रॉपर नहीं बन पाती है। अब जब बोन मैरो ही नहीं बनेगी तो आरबीसी भी प्रॉपर जितनी चाहिए वो हमारे बॉडी में नहीं होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनका जीवन काल होता है 120 दिन से कम का होता है। तो ये कंडीशन हमारी थैलेसीमिया की हो जाती है, इसे ही हम थैलेसीमिया बोलते हैं। आरबीसी का डिस्टर्ब होना, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाना, हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो जाना, इसे हम थैलेसीमिया बोलते हैं। यहाँ पर बनना ही कम हो जाता है, मतलब बनता ही नहीं है। तो ये हमारे थैलेसीमिया की कंडीशन हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि थैलेसीमिया का कारण क्या क्या है। तो थैलेसीमिया का कारण, जैसा कि हमने देखा कि ये जेनेटिक है। जेनेटिक, जैसा कि हम बोल सकते हैं कि ये जो थैलेसीमिया है आपको पेरेंट्स से विरासत के रूप में मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी के रूप में आपको ये पेरेंट्स से ही मिलता है। तो अब ये थैलेसीमिया, जैसे कि हमने देखा कि ये अनुवांशिक बीमारी है, ये बीमारी आपको आपके पेरेंट्स से ही देखने को मिलती है। किसी भी बच्चे को पेरेंट्स के द्वारा ही देखने को मिलती है। तो थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक, इट हैपन व्हेन यू इनहेरिटेड म्यूटेड जीन from your parents that change your hemoglobin. You have it from birth. You can't catch thalassemia, and the way to catch a cold or the flu. तो थैलेसीमिया, जैसे कि हमने देखा कि अनुवांशिक है, ये माता पिता द्वारा ही आपको विरासत में मिली हुई है, जो आपकी हीमोग्लोबिन को बदल देते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन या फिर आपके आरबीसी के प्रोडक्शन को बदल देते हैं, या फिर चेंज कर देते हैं, या फिर बनने ही नहीं देते हैं। तो ये इस कंडीशन में, अब जैसे कि यहाँ पर एक लिखा है कि आप थैलेसीमिया को उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से आप कोल्ड या फिर फ्लू को देखते हैं। ये क्योंकि बहुत ही डेंजरस बीमारी के अंतर्गत आता है। कोल्ड और फ्लू को तो हम इजीली उसको ठीक भी कर सकते, लेकिन थैलेसीमिया जेनेटिक ही प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर ब्लड का ही प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये तो आपका कारण हो जाता है कि कारण आपका यही है कि आपको पेरेंट्स से ही देखने को मिलता। अगर पेरेंट्स में माइनर थैलेसीमिया के लक्षण हैं, थैलेसीमिया है, तो आपको ये संभावना उनके बच्चों को होगी। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मतलब इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर किसी को हो भी गया है थैलेसीमिया तो लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। देखिए, आज की जनरेशन में ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो भी वंशानुगत ही देखने को, मतलब अनुवांशिक ही देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर बोन डिफॉर्मिटीज, स्पेशली इन दी फेस। तो बोन डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी जो बोन होगी। इसके अलावा डार्क यूरिन, जो यूरिन होगी वो भी आपकी डार्क देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी बेबी का ग्रो होगा और डेवलपमेंट होगा वो डिले होगा, मतलब धीरे धीरे होगा। एक्सेसिव टायर्डनेस एंड फटीग, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस एंड फटीग फील होगा। इसके अलावा येलो और पाल स्किन भी देखने को मिलेगी। स्किन जो होगी, क्योंकि ब्लड ही नहीं रहेगा बॉडी में, ब्लड ही नहीं बन पाएगा, तो जो स्किन होगी येलोज या फिर पेल स्किन देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जो ग्रोथ होगी वो भी चिल्ड्रंस में स्लो हो जाएगी। वाइड और ब्राइटल बोन्स, आपकी जो बोन होगी वो ब्राइट और जो हमारी बोन होगी वो ब्राइटल देखने को मिलेगी, मतलब बड़ी हुई, बोल सकते कि चौड़ी या फिर भंगुर हड्डियां देखने को मिलेगी। इनलार्ज स्प्लीन, आपका स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, मतलब बड़ी हुई प्लीहा देखने को मिलेगी। स्प्लीन लार्ज हो जाएगा तो इससे जो भी हमारा ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो भी, जैसे कि स्प्लीन का काम होता है कि जो आरबीसी को फिल्टर करने का काम होता है। इसके अलावा ब्लड को फिल्टर करेगा और डिसीज से फाइट करने में हेल्पफुल होता है। तो अब स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी तो वो भी नहीं वर्क कर पाएगा। फटीग देखने को मिलेगा, वीकनेस, जैसे कि हमने देखा डार्क यूरिन, पुअर एपेटाइट। इसके अलावा जो भूख है वो भी क्या हो जाएगी, कम लगेगी, मतलब भूख भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको हार्ट प्रॉब्लम की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कभी कभी पेशेंट स्वेल भी देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। अब ये तो हो जाते हैं हमारे लक्षण कि थैलेसीमिया की कंडीशन में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या होगी, कि अगर आप चाहते हैं कि थैलेसीमिया ना बढ़ पाए, थैलेसीमिया किसी भी आगे जनरेशन तक ना पहुंच पाए, जैसे कि हमने देखा कि ये पेरेंट्स से ही फैलता है। तो फर्स्ट तो जेनेटिक टेस्ट करेंगे, जो भी प्रेग्नेंट है या फिर जो भी कपल हैं
तो वो क्या करेंगे, अगर वो बेबी चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो टेस्ट करवाएं, जेनेटिक टेस्ट करवाएं कि कोई ऐसे जीन तो नहीं है जो थैलेसीमिया के लक्षण देखने को मिल रहे हैं या फिर थैलेसीमिया के चांस संभावना बढ़ जाती है। तो ये जेनेटिक टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि उनके किसी भी जनरेशन में या फिर किसी भी पीढ़ी में किसी को थैलेसीमिया था, तो एक बार ज़रूर कपल्स दोनों जेनेटिक टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि आगे चलकर आपकी जनरेशन को ना हो पाए। तो ये हम फर्स्टली तो डायग्नोसिस में जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे जिससे कि पता चल जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कॉरोनिक बिलस। तो कॉरोनिक बिलस भी हम यहाँ पर, ये भी सैम्पलिंग टेस्टिंग है। टिनी पीस ऑफ प्लेसेंटा टू सी इफ योर बेबी हैज़ अ जीन दैट कॉज थैलेसीमिया। डॉक्टर यूजली डू दिस टेस्ट अराउंड द 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कॉरोनिक बिलस टेस्टिंग में हम सैम्पलिंग टेस्ट करने के लिए जो प्लेसेंटा का कुछ टिनी पीसेस लेते हैं, ताकि बेबी का भी जो भी टेस्ट है उस फ्लूइड के हेल्प से टेस्ट करते हैं, ताकि इससे जीन पता चल जाए कि कहीं वो जीन तो नहीं है, कहीं वो सिम्टम्स तो नहीं है जो थैलेसीमिया का कारण बन जाए। तो डॉक्टर इसे 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर मदर 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसे टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो ये तो हमारा हो जाता है कॉरोनिक बिलस सैम्पलिंग टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। तो इससे क्या होता है, द फ्लूइड अराउंड एन अनबोर्न बेबी, डॉक्टर यूजली टू दिस टेस्ट अराउंड द 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ पर लेकर उसका टेस्ट करवाया जाता है, डायग्नोस करवाया जाता है कि अगर थैलेसीमिया के कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई जीन थैलेसीमिया के तो प्रेजेंट नहीं है, ताकि वो फ्यूचर के लिए यहाँ पर अलर्ट हो जाए कि थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट या फिर उस बेबी को, मतलब उस बेबी का ही ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से ही करवाएं। तो ये अगर यहाँ पर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि बेबी को थैलेसीमिया हो ही ना पाए, तो इस 16 वीक में एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जैसा कि हम जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हमारे ट्रीटमेंट में आ जाता है। ट्रांसफ्यूजन इज वे ऑफ गेट डोनेट ब्लड और पार्ट ऑफ ब्लड दैट योर बॉडी नीड्स लाइक हीमोग्लोबिन। हाउ ऑफन यू नीड ट्रांसफ्यूजन कैन वेरी. Some people have one every few weeks. Your transfusion schedule may change you as you get older. तो इस ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, क्योंकि उसका ब्लड ही नहीं बन पाता है तो उसका कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना होता है, मतलब किसी अदर का, उसके डिपेंड करता है कि थैलेसीमिया की कंडीशन क्या है, मेजर है या फिर माइनर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फर्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर उसे नॉर्मल थैलेसीमिया की कंडीशन है, अगर जैसे कि 120 डेज़ में अगर आरबीसी मतलब लाइफ है और यहाँ पर इसकी लाइफ हो जाती है कुछ ही कम होगी, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि माइनर थैलेसीमिया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से उसका ट्रीटमेंट चल सकता है। नेक्स्ट वन इज़ कैलेशन थेरेपी। कैलेशन थेरेपी में हम देखते हैं यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल विथ थैलेसीमिया, बट दे कैन कॉज टू मच आयरन इन द ब्लड दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम विद द हार्ट, लिवर एंड ब्लड शुगर. If you get transfusion, you and your doctor will talk about whenever you need medicine that can help remove extra iron from your body. देखिए कैलेशन थेरेपी क्यों कब की जाती है। कैलेशन थेरेपी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान जो भी क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट है विथ थैलेसीमिया, बट कभी कभी होता है कि आयरन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अगर आयरन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि थैलेसीमिया वाले पेशेंट में आयरन बढ़ जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान भी आयरन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ सकती है। तो उस जो आयरन है, उस आयरन को कम करने के लिए जिस भी मेडिसिन को दिया जाता है वो हमारे कैलेशन थेरेपी के अंतर्गत आता है। तो ये तो हमारी कैलेशन थेरेपी हो जाती है जिससे आयरन को कम किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्टेम सेल और बोन मैरो। अब स्टेम सेल और बोन मैरो क्या है, तो स्टेम सेल जैसे कि हम जानते हैं, स्टेम सेल क्या है, जैसे कि हमने देखा कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही क्या हो गया है, बंद हो गया है, या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में स्टेम सेल या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। एंड इन्फ्यूज़न ऑफ अ स्टेम सेल फ्रॉम अ मैच्ड डोनर कैन सम टाइम क्योर थैलेसीमिया। तो अगर पूरी तरह से अगर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, अगर पेशेंट
पॉसिबिलिटी है कि स्टेम सेल या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पेशेंट ठीक हो सकता है। तो स्टेम सेल या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके किसी हेल्दी पेशेंट का डोनर मतलब किसी हेल्दी पेशेंट को डोनर बना के उसका जो भी स्टेम सेल होगी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर आता है, इससे थैलेसीमिया को रोका जा सकता है। सप्लीमेंट्स की बात करते हैं कि जैसे कि इट सम केसेस योर डॉक्टर माइट रिकमेंड दैट यू कैन एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड अदर सप्लीमेंट्स। तो ये अदर सप्लीमेंट्स में जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड्स भी एडवाइस करते हैं। और कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने देखा कि स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन में प्रॉब्लम होने लगती है। और स्प्लीन का काम क्या होता है, आरबीसीज को फिल्टर करने का काम या फिर ब्लड को फिल्टर करने का काम, जो कि हमारे बॉडी में फाइट करने का काम करता है। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन सर्जरी होता है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर सर्जरी करते वो भी स्प्लीन को रिमूव करते हैं। तो ये लास्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। जब किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो लिवर यहाँ पर स्प्लीन को ही अलग करना होता है। तो ये तो आज का हमारा ट्रीटमेंट, यहाँ आज की क्लास में हमने ट्रीटमेंट और इसके अलावा सिम्टम्स और कॉजेज़ पर बात करी। कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि थैलेसीमिया है क्या। आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से थैलेसीमिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ट्रीटमेंट में मेन तो ट्रीटमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से जो थैलेसीमिया वाला पेशेंट है उसे जीवित रखा जा सकता है। इसके अलावा स्टेम सेल और बोन मैरो यहाँ पर दिया जाता है। अगर यहाँ पर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जा रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान कैल्शियम थेरेपी की आवश्यकता पड़ जाती है।